पिटाई पड़ेगी, पिटाई। बी पंचुअल, नालायक। हाँ जी सर, क्या हाल है? सब ठीक है? रिवीजन शुरू करें? हाँ सर, चलो। राधे राधे, चलो सर। कर देंगे यार, खुद भी कर लो कुछ काम थोड़ा। अल्पेश आ जाओ दोस्तों, क्या हाल है? सर सुनो, सब एक टांग पे खड़े हो जाओ। हाँ जी सर, सब एक टांग पे खड़े हो जाओ। सर सुनो, हो गई मस्ती, रिवीजन शुरू करते हैं। चैप्टर 3, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। सर शुरू करने के पहले ऑब्वियसली कुछ चीजें बता देता हूं। शेड्यूल 5 जो है इस चैप्टर का, उसका मैंने अलग से रिवीजन वीडियो डाल दिया है। तो आप वो रिवीजन वीडियो जाकर के देख सकते हो। दूसरा सर, जो इस चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या फिर आपको नीचे कमेंट्स में लिंक मिल जाएंगे, या फिर सर आप मेरे को मैसेज कर दो, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। लेकिन सर जहां से भी लेने हैं नोट्स आप ले लो। लेकिन सर बस एक चीज ध्यान रखना, आपके पास अपडेटेड नोट्स हैं, जो लेटेस्ट नोट्स हैं वो आपके पास नोट्स हैं। और तीसरा सर, रिवीजन शुरू करने के पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्त, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्यों? क्योंकि उसी तरीके से यूट्यूब का एल्गोरिदम चलता है, तो लाइक जरूर कर देना ताकि सब तक ये चीजें पहुंच जाए कि भैया इस तरह का कोई रिवीजन हो रहा है। अब आ जाओ सर, शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन शुरू कर दूंगा, फिर रुकूंगा नहीं, तो तुम लोग भी मत रुकना। हो तैयार? करें शुरू? हाँ जी सर, कर दो शुरू। ठीक है सर, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बता देता हूं। 3 डेफिनेशन बताऊंगा, की मैनेजरियल पर्सन का, मैनेजर का और मैनेजिंग डायरेक्टर का। सर सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर का डेफिनेशन बताता हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या? एक डायरेक्टर जिसका जो एक डायरेक्टर जिसके पास सब्सटैंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट है, सब्सटैंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाएगा। सर कैसे आ रहा है वो पावर उस मैनेजिंग डायरेक्टर के पास? बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अग्रीमेंट विद द कंपनी और एनी रेजोल्यूशन पास्ड एट द जनरल मीटिंग और रेजोल्यूशन पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग। ये चारों में से कोई भी तरीके से उसके पास पावर आ रहा है। लेकिन सर सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में तुम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट मत समझ लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट मतलब क्या सर? जैसे कि आपने उसको पावर दे दिया कि भाई तू कंपनी का सील कहीं अफिक्स कर लेना, पावर टू अफिक्स द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। दूसरा, टू ड्रॉ और एंडोर्स चेक्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तीसरा, साइन अ शेयर सर्टिफिकेट। एंड चौथा, अगर आप उसको बोल रहे हो ट्रांसफर ऑफ शेयर है उसका रजिस्ट्रेशन वो डायरेक्ट करे। मतलब सर ये छोटी छोटी चीज है जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम आप कर रहे हो ना, तो इसको सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट मत कहना। अच्छा सुनो, एक चीज बता दो, तुम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि थोड़ी कम आ रही है? तुम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि थोड़ी कम आ रही है? बस ये बता दो। हाँ जी सर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर वो होता है, चलो क्लियर है आवाज, ऑल क्लियर। सर मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो आपकी कंपनी में सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट रखता है। तो मैनेजर क्या होता है सर? मैनेजर वो इंडिविजुअल होता है, डायरेक्टर नहीं। मैनेजर वो इंडिविजुअल होता है जिसको आपकी कंपनी का होली और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दिया गया है अंडर द सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब सर एक तो वो डायरेक्टर नहीं है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे है, पर उसके पास होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है। तो सर जब सब्सटैंशियली द होल होती है ना, तो एक ही जन के पास होल या सब्सटैंशियली द होल हो सकता है। इसलिए देयर कैन नॉट बी मोर देन वन मैनेजर इन अ कंपनी, देयर कैन बी ओनली वन मैनेजर इन अ कंपनी, देयर कैन नॉट बी टू मैनेजर्स इन अ कंपनी। सर व्हाट इज की मैनेजरियल पर्सन? की मैनेजरियल पर्सन मतलब सर आपको मेरे क्लास में वो बॉक्स याद होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने लोग आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब की मैनेजरियल पर्सन है क्या? नहीं सर, आप समझो सीईओ, सीएस, सीएफओ, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो फर्स्ट लेवल के लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो सारे, और 3 महारथी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और जो मैनेजर है, ये लोग आपके की मैनेजरियल पर्सन में आते हैं, और सच अदर ऑफिसर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सर अब आ जाओ, सेक्शन 196 से ये एक्ट आपका शुरू होता है और जाता है 205 तक। जैसा कि मैंने बोला, शेड्यूल 5 ऑलरेडी दूसरे लेक्चर में कवर हो चुका है। 196 से शुरू होता है सर। 196 अपॉइंटमेंट की बात करता है, 197 रेम्यूनरेशन की बात करता है। अपॉइंटमेंट की बात क्या करता है सर? सबसे पहला सबसेक्शन 1, वेरी इंपॉर्टेंट, नो कंपनी शैल एम्प्लॉय मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर एट द सेम टाइम। सर 1 मार्क मिल जाएंगे। सेक्शन 196 सबसेक्शन 1 लिख देना बस, कि एक कंपनी में एक साथ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर नहीं हो सकता है सर उसके बाद इन्होंने सेकंड चीज लिखा कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर, जिसको मैं 3 महारथी कहूंगा, ये जो 3 महारथी है, ये एक साथ क्या लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट हो सकते हैं? नहीं भैया, तुम इनको जितनी बार अपॉइंट करना चाहते हो कर देना, लेकिन एक बार इनका जो टर्म होगा ना, वो 5 साल से कम का नहीं होगा, 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा, अप टू 5 इयर्स का एक टर्म हो सकता है। सर क्या रीअपॉइंट हो सकते हैं? बिल्कुल रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन
एक चीज ध्यान रखना, रीअपॉइंटमेंट जो करोगे ना उनका टेन्योर खत्म होने के 1 साल के गैप में ही करना, ऐसा नहीं 2 साल 3 साल पहले तुम रीअपॉइंटमेंट कर लियो। टेन्योर खत्म होने के लिए द रीअपॉइंटमेंट शैल नॉट बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर। जब टेन्योर खत्म हो रहा है उसके 1 साल के अंदर अंदर करना, उसके पहले मत करना। अब सर कुछ लोग जो अपॉइंट नहीं हो सकते इन 3 महारथी की पोजीशन में, कौन लोग सर? पहला, अगर आपका एज 21 ईयर्स से कम है या 70 साल से ज्यादा है, अटेन्ड एन बिलो 21 और अटेन्ड एन एज ऑफ 70 ईयर्स। दूसरा, अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट या फिर एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट है। तीसरा, इफ दैट पर्सन हैज सस्पेंडेड एनी पेमेंट टू द क्रेडिटर्स और मेड एनी कॉम्पोजिशन विद द क्रेडिटर्स, किसी क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं किया या फिर उनके साथ कुछ तो भी 1 रुपए के बदले 50 पैसे ले लो, एक बदले के रुपए 10 पैसे ले लो, ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग किया। और फोर्थ सर, इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन सेंटेंस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। मतलब सर एज, इंसॉल्वेंट, क्रेडिटर एंड सर कन्विक्टेड, अगर ये चारों में से कोई भी जगह आप डिस्क्वालीफाई होते हो ना तो आप 3 महारथी में से नहीं बन सकते। लेकिन सर 70 ईयर्स से ज्यादा वाले बंदे को आप डायरेक्टर बना सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर बना सकते हो। हाँ बना सकते हो सर, लेकिन 2 कंडीशन मीट करना पड़ेगा। पहला तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, और दूसरा जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे उसके लिए जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजोगे उसमें जस्टिफिकेशन देना कि तुमको क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अब मान लो सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, तो एक और तरीका है, इफ द वोट कास्टेड इन फेवर वाज ग्रेटर देन द वोट कास्टेड against such resolution, then you can go to the central government। आप उनको अप्लाई करोगे और बोलोगे भाई हमको ये डायरेक्टर की जरूरत है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है वो आपको अपॉइंट करने दे देगा। मतलब सर एसआर पास नहीं हुआ तब भी आपको अपॉइंट करने दे देगा। सर ये तो वो 4 कंडीशन थे जो सेक्शन 196 में लिखे थे। अब शेड्यूल 5 के पार्ट 1 में भी कुछ 5 कंडीशन है, 4 कंडीशन है जो अपन ने वो शेड्यूल 5 में रिवाइज किया। सर एक बार मेरे को फटाफट बता दो क्या 4 कंडीशन थे। पहला, 19 एक्ट्स में ना तो आपको जेल हुई होनी चाहिए, ना 1000 रुपए से ज्यादा फाइन हुआ होना चाहिए। दूसरा, कोफिप्सा में अगर आप डिटेन हुए हो तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो। तीसरा, एज लेस देन 21 और मोर देन 70, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट हो सकते हो अगर 70 से ज्यादा है। और फोर्थ सर, रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या? जिस दिन अपॉइंट हो रहे हो उसके पहले 12 महीने अपॉइंट हुए होगे, उसके पहले 12 महीने इंडिया में रेसिडेंट रहे होगे कंटिन्यूअसली, और यू हैव कम टू इंडिया फॉर ईदर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और वोकेशन, तो आप क्या कहलाओगे? आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे। सर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले रहे हो तो वापस से जब तक तुम गड़बड़ नहीं करते तब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल वैलिड रहेगा, बार बार जाके तुमको अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। ये सर क्या था? शेड्यूल 5 का एडिशनल पॉइंट्स था। उसके बाद सुनो, जो एक कभी भी एक कंपनी में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो ना, तो 3 कंडीशन का जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन अप्रूव होगी कि भैया हम ये की मैनेजरल पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं। दूसरा सर, कंपनी के शेयर होल्डर के जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर क्या स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिखा है? नहीं सर, इन्होंने बोला बस शेयर होल्डर के जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप शेड्यूल 5 के पार्ट 1 के से टर्म से वेरी कर रहे हो। शेड्यूल 5 के पार्ट 1 जो ऊपर हमने एडिशनल कंडीशन पढ़ा उसके टर्म से अगर आप वेरी कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आगे जाके हम सेक्शन 201 में देखते हैं कि जो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की बात की है ना, वो फॉर्म MR2 में लेना पड़ता है विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सर अब एक बात बताओ, अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उसको अपॉइंट तो कर दिया लेकिन बाद में शेयर होल्डर ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नहीं अप्रूव किया, इन दैट केस जो काम वो बोर्ड मीटिंग के अपॉइंटमेंट से लेकर के शेयर होल्डर के रिजेक्शन के पीरियड में करता है ना, वो सारा काम वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम उसको इनवैलिड बोल दोगे। अब सर जैसे ही एक मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर का अपॉइंटमेंट हो जाता है ना, तो आप एक रिटर्न फाइल करोगे आरओसी को इन फॉर्म MR1। फॉर्म बोलो सर, फॉर्म बोलो, फॉर्म MR1। सर ऊपर क्या था? फॉर्म MR2, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भेजता है एप्लीकेशन किसको? सॉरी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हो। ये कौन सा बोला मैंने? फॉर्म MR1। MR1 कौन देता है सर? कंपनी देता है आरओसी को कि हमने अपॉइंट कर लिया। कितने दिन के अंदर देना पड़ेगा सर? 60 दिन के अंदर देना पड़ेगा। इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी को 196 सबसेक्शन 4 और 196 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं है। क्या है सर 196 सबसेक्शन 4? कि भैया तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये तीनों का, शेयर होल्डर का और जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा। और 196 सबसेक्शन 5 क्या है? कि अगर अपॉइंटमेंट के बाद जो भी एक्ट्स किया है, अगर शेयर होल्डर ने मना कर दिया तो वो बीच में जो एक्ट्स किया है वो वैलिड रहेगा। ये दोनों प्रोविजन प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। ये सेम दोनों प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके साथ जो टर्म्स वाला प्रोविजन था वो भी गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। सर सेक्शन 197। सर व्हाट इज सेक्शन 197? ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सुनो, आपको आता है, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, मेरे तरफ देखो। सर ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इन्होंने बोला किसी भी हालत में तुम अपने सारे डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स को मिला लो और उसके साथ एक और बंदे को जोड़ देना, मैनेजर। ये हो गए सर आपके लिए मैनेजरियल पर्सन। इन लोगों का जो रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल पर्सन नहीं हुए, इन लोगों का जो रेम्यूनरेशन है ना टोटल, ये आपके नेट प्रॉफिट के 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
आपके नेट प्रॉफिट के 11% तक हो सकता है। नेट प्रॉफिट क्या सर? नेट प्रॉफिट इन्होंने बोला वो देख लेना जो तुम्हारे सेक्शन 198 में कैलकुलेटेड है, लेकिन वहां पे जब 198 में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो ना तो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन माइनस करते हो, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन जब आप नेट प्रॉफिट ले रहे हो तो उसमें डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन मत माइनस करना। हमने कितना परसेंट बोला सर? 11%। अब 11% को स्प्लिट करो, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है वो अगर कंपनी में सिर्फ एक ही जने को दे रहे हो तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट तक दे सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग मैनेजर है तो सबको मिला के मैक्सिमम 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट तक दे सकते हो। और सर अगर एक कंपनी में मैनेजरल पर्सन है तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव और बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनको मैक्सिमम 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ही मिलेगा। और सर अगर नहीं है, एक भी मैनेजरल पर्सन नहीं है, तो अदर डायरेक्टर्स को तब भी मिला करके कितना मिलेगा? 3% ऑफ नेट प्रॉफिट तक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सर 11%, 5%, 10%, 1%, 3%, 11% पूरा, 5% और 10% MD/WTD मैनेजरल पर्सन के लिए, और सर 1% और 3% के, 1% अगर कोई मैनेजरल पर्सन है और 3% अगर मैनेजरल पर्सन कोई भी नहीं है। सर एक चीज ध्यान रखना, जो 5% की लिमिट है वो एक जन के लिए एप्लीकेबल है, मतलब अगर दो मैनेजिंग डायरेक्टर या एक मैनेजिंग डायरेक्टर एक होल टाइम डायरेक्टर है तो दोनों में से एक को भी 5% से ज्यादा नहीं मिल सकता, मैक्सिमम 5% है। उसके बाद सर क्या इससे ज्यादा पे कर सकते हो? हाँ, अगर तुमको 11% के जो ओवरऑल लिमिट है उससे ज्यादा अगर पे करना है ना तो तुमको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और साथ में तुमको बैंक का, पीएफआई का, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स का और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपने उनके किसी ड्यूज में डिफॉल्ट कर रखा है। सर अप्रूवल तभी लगेगा अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है ड्यूज में, अगर डिफॉल्ट नहीं किया है तो अप्रूवल नहीं लगेगा। सिमिलरली सर क्या 5%, 10%, 1%, 3% की लिमिट से ज्यादा पेमेंट कर सकते हो? हाँ, लेकिन इस केस में भैया ओआर नहीं, इस केस में हम स्पेशल रेजोल्यूशन लेने बोल रहे हैं कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा और साथ में आपको उन लोगों का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा जिनका आपने डिफॉल्ट कर रखा है। अब सर सुनो, ये जो सेक्शन 197 का रेम्यूनरेशन है ना, इस रेम्यूनरेशन में याद कर लो, दिमाग में छाप लो कि भैया सिटिंग फीस इंक्लूड नहीं होगा। सिटिंग फीस लॉ के हिसाब से जाता है, रेम्यूनरेशन में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। नेट प्रॉफिट का सिटिंग फीस से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में वो एक्सपेंस है, समझ लो। और सर अगर एक कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो तुम मुंह उठा करके चले जाना शेड्यूल 5 के पास। अब सर ये जो कंपनी को प्रॉफिट ये जो रेम्यूनरेशन देते हैं, ये रेम्यूनरेशन डिसाइड कैसे होता है सर? तो द रेम्यूनरेशन विल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एओए। अगर एओए में कुछ नहीं लिखा है तो जनरल मीटिंग में ओआर पास करवा लो, या फिर अगर एओए में लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के डिटरमाइन करना पड़ेगा तो उस तरीके से डिटरमाइन करवा लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, अगर आप एक डायरेक्टर को कोई और कैपेसिटी में भी पैसे दे रहे हो ना तो वो आपके रेम्यूनरेशन में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन सर सुनो, मैं तुम लोगों को एक बार देख लेता हूं बीच में ताकि मेरे को पता चले फ्लो तो नहीं टूट गया। सर अगर एक डायरेक्टर को कोई और कैपेसिटी में भी, जो मैंने नीता अंबानी का एग्जांपल दिया था, कोई और कैपेसिटी में भी पैसे दे रहे हो ना तो वो आपके रेम्यूनरेशन में माना जाएगा, लेकिन दो कंडीशन क्यूमुलेटिवली सैटिस्फाई होती है ना तो नहीं माना जाएगा। पहला, जो सर्विस है वो रेंडर्ड है वो प्रोफेशनल नेचर का है, और दूसरा सर इन द ओपिनियन ऑफ द एनआरसी और वेयर देयर इज नो एनआरसी इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड सच डायरेक्टर हैज पॉसेसेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन। अब सर 197 सबसेक्शन 5 सिटिंग फीस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो लोग यहां देख रहे हो ना, मेरे को सुनो मेरी बात, एग्जाम में सिटिंग फीस आया ना 197 सबसेक्शन 5 लिख देना, वरना कोई इज्जत नहीं देगा सिटिंग फीस में। कितने सारे स्टूडेंट लिख के आते हैं 197 सबसेक्शन 5 सिटिंग फीस। सर सिटिंग फीस क्या होती है? एवरी डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द बोर्ड और द ऑडिट कमिटी, एनी अदर कमिटी, कोई भी कमिटी के मीटिंग के लिए आपको समय के पैसे मिलेंगे। आपके कितना पैसा मिलेगा सर? उतना पैसा जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, बट सच अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए तक जितना तुम डिसाइड कर लो। और कोई भी हालत में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर को बाकी डायरेक्टर से कम नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंट और वुमेन डायरेक्टर को ज्यादा मिलेगा। सर क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वुमेन डायरेक्टर से ज्यादा मिल सकता है? क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वुमेन डायरेक्टर से ज्यादा मिल सकता है? हाँ सर बिल्कुल मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, सर एग्जाम में अभी जो दिसंबर का अटेम्प्ट किया था ना उसमें क्वेश्चन आया था व्हाट शैल बी द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि कैश में पे कर देना, एनईएफटी कर देना, आरटीजीएस कर देना। भाई उन्होंने मोड लिखा है, उनका मतलब मैनर है, शब्दों को नहीं भावनाओं को समझो। मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन क्या होगा सर? पहला मंथली रेम्यूनरेशन पे करोगे, सच परसेंटेज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द और परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट, और पार्टली मंथली और परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट। और अगर सर स्पेसिफिकली मोड भी लिखा है ना तो आंसर लिख देना कंपनी एक्ट्स डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी सच स्पेसिफिक मोड फॉर पेमेंट ऑफ द रेम्यूनरेशन। सर नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट वो जो सेक्शन 198 में लिखा है, लेकिन ऊपर इन्होंने लिखा था कि 198 के नेट प्रॉफिट में तुम डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन मत लेना। अब सर अगर किसी डायरेक्टर को लिमिट के ऊपर अगर आपने पेमेंट कर दिया बिना अप्रूवल लिए, मतलब सर आपको शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन लेना था, सीजी का अप्रूवल लेना था, अगर आपने बिना अप्रूवल लिया अगर किसी को लिमिट के ऊपर का पेमेंट कर दिया तो आपको
क्या करना पड़ेगा सर, वो पैसे आपको रिफंड लेने पड़ेंगे। कब रिफंड लेने पड़ेंगे सर? विद इन 2 years और सच लेसर पीरियड एज मे बी अलाउड बाय द कंपनी। और जब तक तुम उससे रिफंड नहीं लेते ना, तब तक वो पैसे जो है वो कंपनी के ट्रस्ट में होल्ड कर रहे हैं, फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हैं। सर क्या डायरेक्टर चाहे तो ये पैसा वेव ऑफ कर देंगे? हाँ सर, अगर डायरेक्टर चाहे ना वेव ऑफ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर तुम अकेले नहीं कर सकते, तुमको ना शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा और इस बार स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, एंड दैट टू विद इन 2 years फ्रॉम द डेट सच अमाउंट बिकम्स रिफंडेबल। और सर साथ साथ में अगर डिफॉल्ट कर रखा है ना बैंक का, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर का और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, तो उन लोगों का भी अप्रूवल ले लेना। सर ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ये एक तरह से सेक्शन 180 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी से भी फ्लो हो रहा है। कौन सा क्लॉज डी सर? वो जो मैंने कल तुमको रिवाइज करवाया, सेल, SALE, ई में क्या था? एक्सटेंशन और रेमिटेंस ऑफ एनी लोन गिवन टू डायरेक्टर, वो यहां पे वहां से भी फ्लो हो रहा है। सर बेल वर्सेस लेबर ब्रोस का आपको केस याद है कि अगर गलती से आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो किसी डायरेक्टर को, सीएफएलओ का कैलकुलेशन नहीं किया, एडवांस में पेमेंट कर दिया 5 लाख रुपए का, याद है क्वेश्चन जो हमने क्लास में सॉल्व किया था, तो वो जो 5 लाख रुपए का पेमेंट आपने सीएफएलओ का कर दिया, अब तुम उससे वापस नहीं मांग सकते। तुमने क्यों पे किया? तुमको पहले कैलकुलेट करना चाहिए था, एस्टैब्लिश करना चाहिए था, फिर पे करना चाहिए था। पे कर दिया तो अब हम आपको वापस लेने नहीं देंगे। सर शेड्यूल 5 ओवरराइड्स एवरीथिंग। शेड्यूल 5 में अगर कुछ लिख दिया है तो उसके आगे एमओए, एओए कोई भी अग्रीमेंट नहीं है। शेड्यूल 5 सबसे ऊपर हो गया, दादागिरी है शेड्यूल 5 की। सर कुछ डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। अपने टाटा मोटर्स का अपन ने डिस्क्लोजर रिपोर्ट देखा सर, क्या देना पड़ेगा आपको? रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन टू ईच डायरेक्ट। सर ये रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट आप देख लो एक बार, क्या है? आपको देना पड़ेगा रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू द मीडियन रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉइज। आपके जो एम्प्लॉइज को जो दे रहे हो उसका और उसका मीडियन वर्सेस आपकी डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन का रेशियो आपको देना पड़ेगा। अपन ने देखा ना, एक कोई ग्यूंटर करके कुछ था, उसको 235 टाइम्स मिल रहा था। द परसेंटेज इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, सीएफओ, सीएस मैनेजर, परसेंटेज इंक्रीज इन मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का कितना बढ़ा और तुम्हारे बंदों का कितना बढ़ा, कितने परमानेंट एम्प्लॉइज हैं रोल में, परसेंटाइल इंक्रीज इन सैलरीज क्या है। और सर अफर्मेशन की रेम्यूनरेशन पॉलिसी के हिसाब से ही हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। उसके अलावा सर आपके अभी वाले अटेम्प्ट में, अभी जो अटेम्प्ट किया ना, उसमें एक और क्वेश्चन भी आया था कि भैया ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में रेम्यूनरेशन से रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। स्टूडेंट ने ये लिख के आए सर, स्टूडेंट लिखे कि तुमको एम्प्लॉय का नाम लिखना पड़ेगा, टॉप 10 एम्प्लॉइज का नाम लिखना पड़ेगा, अगर उनकी सैलरी 1.02 करोड़ से ज्यादा है तो वो भी लिखना पड़ेगा, अगर 8.5 लाख रुपीस पर मंथ से ज्यादा है तो वो लिखना पड़ेगा, और अगर कोई एम्प्लॉय है जो मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर से ज्यादा रेम्यूनरेशन ले रहा है और वो कंपनी में शेयर भी होल्ड करता है 2% और मोर देन दैट इक्विटी शेयर होल्डिंग, तो वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर पर ये कौन से रिपोर्ट की बात कर रहा है? ये बोर्ड रिपोर्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन में सर एग्जाम में क्वेश्चन आया था ऑडिटर रिपोर्ट का, हमको आता है, हमको लगता है सब लिख के आए, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बोर्ड रिपोर्ट में सर आपको देना पड़ेगा टॉप 10 एम्प्लॉइज कौन है, 1.02 करोड़ से ज्यादा पेमेंट करना है, दे रहे हो अगर किसी एम्प्लॉय को तो उसका नाम, 8.5 लाख से ज्यादा दे रहे हो तो उसका नाम, और सर अगर रेम्यूनरेशन ड्रॉन बाय मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है और कोई और वो खुद 2% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करता है तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर इसमें जब आप ऊपर एम्प्लॉइज का नाम दे रहे हो ना, उसके साथ आपको ये जस्टिफाई भी करना पड़ेगा क्यों किसी एम्प्लॉय को हम इतना ज्यादा रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कितना रेम्यूनरेशन रिसीव्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज क्या है, कहां ऐसे एम्प्लॉय था पहले, मान लो वो मुकेश अंबानी की कंपनी में था, अभी आकर के यहां काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा पेमेंट देना पड़े। ये सारी चीजें आप डिस्क्लोजर करोगे। सर डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है, लेकिन ये वाला पॉइंट एग्जाम में नहीं आया था सर, स्टूडेंट कंफ्यूज होकर ये पॉइंट लिख आए थे सर। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग रेम्यूनरेशन, मैंने आपको बताया था डायरेक्टर लायबिलिटी इंश्योरेंस करके एक इंश्योरेंस होती है, अगर आप वो इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका प्रीमियम जो भर रहे हो ना, वो नेचुरली तो आपके रेम्यूनरेशन में कैलकुलेट नहीं होगी, लेकिन सर अगर वो इंश्योरेंस जो है बाद में जो डायरेक्टर है वो गिल्टी प्रूव हो जाता है ना, तो अगर गिल्टी प्रूव हो गया तो रेम्यूनरेशन जो है वो इंक्लूड हो जाएगी सर आपके कैलकुलेशन में रेम्यूनरेशन के। Wherein insurance is taken by the company on behalf of its managerial person, CEO, CFO और CF for indemnifying any of them। सर यहाँ बीच में देखो कहीं पे managerial person, CEO, CF और CS को भी घुसेड़ दे रहे हैं, for indemnifying any of them against any liability with respect to negligence, due, default, misfeasance, breach of trust, etc. for which they may be guilty in relation to the company, the premium paid on such insurance shall not be treated as part of the remuneration unless provided that अगर guilty prove हो जाते हैं तो remuneration में include कर लेना। और सर अगर सुनो, अगर एक डायरेक्टर जो है वो अपने होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी से रेम्यूनरेशन लेना चाहता है ना, तो वो ले सकता है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट। आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर इस सेक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी और कंपनी पे 5 लाख, मतलब नॉर्मल पेनल्टी है सर। और ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 टू मेक अ स्टेटमेंट वेदर रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स इज इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन एंड वेदर एक्सेस रेम्यूनरेशन इज पेड टू एनी डायरेक्टर्स। सर बहुत कम लोगों ने
इनफैक्ट मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूं तो वो लोग जिनको 60 प्लस आए हैं ना, सिर्फ उन्होंने ये पॉइंट लिख पाए कि भैया जो ऑडिटर्स का रिपोर्ट है ना उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि जो रेम्यूनरेशन आप डायरेक्टर्स को दे रहे हो वो इस प्रोविजन के अकॉर्डेंस में है, और अगर आपने एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि आपने एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया है। सर यहाँ स्टार मार्क कर लो और यहाँ लिख लो December 21, ताकि अगली बार जब आप पढ़ो आपका फोकस रहेगा। सर तो मेरे एग्जाम में तो नहीं आएगा ना, तो हम तो उसको नॉट इंपॉर्टेंट लिखते हैं ना। जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी श्रद्धा। सर अब आ जाओ शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 तो अपना हो गया है, अपन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 198 में। व्हाट इज सेक्शन 198 सर? व्हाट इज सेक्शन 198? क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? क्या आप तक मेरी बात पहुंच रही है रे बाबा? नमस्ते, पर आप तक मेरी बात पहुंच रही है क्या? हाँ जी सर, सुनो ना संगे मरमर सुनो। सर सेक्शन 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बहुत इजी है, सुनना। एग्जाम में क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन आ गया था सर। तुम एक आध पॉइंट छोड़ सकते हो, पूरा का पूरा सेक्शन कैसा छोड़ोगे? सर सेक्शन 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बहुत सिंपल है। कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर लेना रेवेन्यू में, कुछ चीज़ों को रेवेन्यू में मत इंक्लूड करना। कुछ चीज़ों में एक्सपेंस का डिडक्शन दे देना, कुछ चीज़ों में एक्सपेंस का डिडक्शन मत देना। क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर व्हाट? बाउंटीज और सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सर अगर कोई बाउंटी या सब्सिडी मिला तो उसको तो जरूर इंक्लूड कर लेना। दूसरा, क्रेडिट शेल नॉट बी गिवन फॉर द फॉलोइंग। क्रेडिट शेल नॉट बी गिवन फॉर द फॉलोइंग मतलब इनको इंक्लूड मत करना। क्या क्या सर? प्रीमियम ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, प्रीमियम ऑन एनी फॉरफिटेड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फॉरफिटेड शेयर्स, प्रॉफिट ऑफ एनी कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग सेल ऑफ एनी अंडरटेकिंग, प्रॉफिट ऑन एनी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और फिक्स्ड एसेट। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिक्स्ड एसेट के सेल पे जो प्रॉफिट है ना उसको मत लेना, लेकिन सर जितना डेप्रिसिएशन आपने बुक में चार्ज किया था ना उतने डेप्रिसिएशन की वैल्यू तक का आप प्रॉफिट इंक्लूड कर सकते हो, उससे ज्यादा मत इंक्लूड करना। नेक्स्ट, अगर आपने फेयर वैल्यूएशन के चक्कर में कोई कैरिंग वैल्यू एसेट या लायबिलिटी की चेंज की है, या फिर सर एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन और एनी रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट, मतलब सर जो असल में पैसे नहीं है, जो मॉनेटरी मनी असली पैसे नहीं है, उनको मत इंक्लूड करना। ये हो गया सर क्रेडिट शैल बी गिवन एंड क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन। अब सर कुछ चीजों को एक्सपेंस में लेना, कुछ चीजों को एक्सपेंस में मत लेना। कुछ चीजें एक्सपेंस में मत लेना, वो चार है सर, आसान है, याद कर लो। इनकम टैक्स और सुपर टैक्स को अपने एक्सपेंसेस में मत लेना। इनकम टैक्स को मत लेना मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं सर? नेट प्रॉफिट जो लोगे ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मत लेना। दूसरा सर, अगर कोई कॉम्पेंसेशन, डैमेजेस या आपने कोई भी पेमेंट किया वॉलंटरीली, मतलब लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं थे, वॉलंटरीली पेमेंट किया। तीसरा, अगर लॉस ऑफ कैपिटल नेचर, लॉस ऑफ अ कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग लॉस ऑफ सेल ऑफ अंडरटेकिंग, अगर सर आपका कोई लॉस ऑफ कैपिटल नेचर हुआ है, जैसे प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर नहीं लेते वैसे लॉस ऑफ कैपिटल नेचर नहीं लोगे। लेकिन सर सुनो, WDV से लेके माइनस सेल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ना, उतना तक भले तुम ले लेना। मतलब सर 100 रुपए का असेट 70 रुपए की WDV थी, 50 रुपए में बेचा तो 20 रुपए ले लेना लॉस में, 50 रुपए लॉस में मत लेना। और सर फोर्थ, अगर कैरिंग अमाउंट चेंज हो रहा है फेयर वैल्यूएशन की वजह से और इसमें कैरिंग अमाउंट कम हो रहा है, तो जो लॉस होगा उसको बुक्स में मत लेना, मतलब सर नोशनल लॉसेस को छोड़ देना। अब सर एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें लोगे? सारी चीजें ले लेना सर। ऑल यूजुअल वर्किंग चार्जेस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, बोनस, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा देता हूं। कोई टैक्स, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट पे टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला लगेगा तो उसको ले लेना। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट स्पेशल रीजन पे टैक्स लग रहा है तो वो टैक्स को आप एक्सपेंस में ले सकते हो। सर इनकम टैक्स को मत लेना, लेकिन ये एबनॉर्मल प्रॉफिट स्पेशल रीजन वाले टैक्सेस को डिडक्शन में ले लेना। नॉर्मल सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेजेस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, कॉन्ट्रीब्यूशन, रिपेयर्स नॉट ऑफ कैपिटल नेचर, अगर सर आप कैपिटल नेचर का नहीं, सन्ड्री रिपेयर्स, छोटे छोटे रिपेयर्स कर रहे हो, उसका डिडक्शन ले लेना। डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले लेना। और सर कॉम्पेंसेशन, अगर आपने कोई लीगल लायबिलिटी है उसके अंडर दिया, अगर कोई कॉम्पेंसेशन वॉलंटरीली दिया, मन इच्छा से दे दिया, तो उसको मत लेना सर। लेकिन अगर कोई लीगल लायबिलिटी है तो ले लेना। एनी सम पेड बाय वे ऑफ इंश्योरेंस एंड सर बैड डेट्स रिटन ऑफ। बहुत लोगों ने बैड डेट्स रिटन ऑफ को नहीं एडजस्ट किया था। क्यों नहीं एडजस्ट करोगे भाई? सिंपल लॉजिक देता हूं, जो ऑपरेटिंग इनकम है वो नेट प्रॉफिट में आएगा और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो नेट प्रॉफिट में आएगा। जो ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस नहीं है वो नेट प्रॉफिट में नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है, इतना सा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है सर। सेक्शन 199 क्या है? सेक्शन 199 कहता है रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस। सर आपने आज रेम्यूनरेशन दे दिया, 3-4 साल बाद अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हो रहा है, क्यों रीस्टेटमेंट हो रहा है सर? या तो फ्रॉड या फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ की वजह से। अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या फ्रॉड की वजह से अगर रीस्टेटमेंट हो रहा है तो सर उसके वजह से अगर पता चला कि आपने डायरेक्टर्स को एक्सेस रेम्यूनरेशन दे दिया है, द कंपनी शैल रिकवर फ्रॉम द प्रेजेंट एंड द पास्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर एंड CEO। सर यहाँ पे देखो कौन लोग इंक्लूडेड हैं।
यहाँ पे एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर के साथ साथ सीईओ भी है, इनसे आप रिकवर करोगे जो भी एक्सेस रेम्यूनरेशन पे हुआ है। क्यों भाई, तुम्हारा काम था ना फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बनने चाहिए, तो तुमने क्यों नहीं बनाया? तो सर इन एक्सेस ऑफ व्हाटएवर व्हाट वुड हैव बीन पेबल एज पर द रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सर अगर प्रॉफिट आपने 100 करोड़ का दिखा दिया था, बाद में रीस्टेट करके प्रॉफिट 10 करोड़ का आ गया, तो जो भी एक्सेस प्रॉफिट पे आपने उसको शेयर रेम्यूनरेशन दिया है वो आप रिकवर कर लोगे। यहाँ पे कौन कौन कवर्ड है सर? एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर और सीईओ, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। सेक्शन 200 कंपनी टू फिक्स द लिमिट विद रिगार्ड टू रेम्यूनरेशन, मतलब सर जब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट या शेयर होल्डर के पास अप्रूवल लेने जा रहे हो कि भैया हमको ये लिमिट के ऊपर का रेम्यूनरेशन देना है, तो वो ऊपर का कितना दोगे वो एक लिमिट फिक्स करेगी। ऐसे नहीं कि ओपन एंडेड जितना तुमको देना है दे दो लिमिट के ऊपर। आप सर जो रेम्यूनरेशन फिक्स करोगे आप कैसे डिसाइड करोगे? तो लॉ ने बोला तुम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखो, तुम ये देखो कितना रेम्यूनरेशन वो बंदा ड्रॉ कर रहा है किसी और कैपेसिटी में, तुम ये देखो वो बंदा कितना रेम्यूनरेशन बाकी कंपनी से ड्रॉ कर रहा है, और सर उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है, सच अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स। ये सारी चीजें देख करके आप क्या करोगे, आपको ना अपना लिमिट डिसाइड करना है कि ये लिमिट के ऊपर भी कितना रेम्यूनरेशन दे सकेंगे हम। सर 201 जो आपने ऑलरेडी पढ़ा कि भैया आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लेके जा रहे हो ना कि भैया हम ना शेड्यूल 5 के पार्ट 1 का कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, हमको फिर भी इसको अपॉइंट करना है, तो तुम फॉर्म MR2 में 90 डेज के अंदर लेके जाओगे। लेकिन वहां लेके जाने के पहले तुमको कुछ काम करना पड़ेगा, तुमको एक जनरल नोटिस इशू करना पड़ेगा अपने मेंबर्स को कि भैया हम इस तरह का एक एप्लीकेशन देने वाले हैं। वो नोटिस को तुमको न्यूज़पेपर में भी छापना पड़ेगा, प्रिंसिपल लैंग्वेज में और तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज में, और सर जो नोटिस का कॉपी होगा ना वो आप उस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दोगे। मतलब सर आप एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लेके जाओगे, एक बार अपने मुंह से बोलो, जुबान केसरी बोलो, MR2 फॉर्म में लेके जाओगे सर, 90 डेज के अंदर लेके जाओगे, 90 डेज के अंदर लेके जाओगे। लेकिन ले जाने के पहले तुम एक जनरल नोटिस दे दो शेयर होल्डर्स को, और नोटिस देने के साथ साथ वो नोटिस को तुम न्यूज़पेपर में भी छाप दो और एप्लीकेशन के साथ नोटिस जोड़ करके दे देना आप एप्लीकेशन। सर सेक्शन 202 वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, मतलब सर यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, सिर्फ 3 लोग, अगर तुम लोगों की कंपनी की तुम लोगों का लॉस ऑफ ऑफिस होगा ना, हम तुमको कॉम्पेंसेट करेंगे। सर कंपनी टू मेक पेमेंट टू मैनेजरल पर्सन मतलब 3 महारथी, but not to any other directors as compensation for loss of office or retirement of office or in connection with such losses। अब सर आप कितना रेम्यूनरेशन, आप इन्होंने पहले तो बोला 6 केसेस में इन लोगों को आप कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं दोगे। पहला, अगर रिकंस्ट्रक्शन के अमालगमेशन की वजह से वो एक कंपनी में रिजाइन करके दूसरी कंपनी में अपॉइंट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्टेड या अमालगमेटेड कंपनी में अपॉइंट हो रहा है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए CFLO नहीं दोगे। दूसरा, अगर इसके अलावा किसी भी और कारण से रिजाइन कर रहा है ना, 168 में रिजाइन कर रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, भाई तू रिजाइन कर रहा है हम क्यों कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस दें। तीसरा, अगर ऑफिस वेकेट हो जाता है सर अंडर सेक्शन 167। फोर्थ, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो जाता है और वो जो मैनेजरल पर्सन है ना, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तू हमारी कंपनी को डुबा के जा रहा है और तेरे जाते जाते हम तेरे को पैसा दें। और फिफ्थ सर, अगर डायरेक्टर गिल्टी है फ्रॉड का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ग्रॉस नेग्लिजेंस का, मिसफिएसेंस का, तो सर इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग, अगर आप रिस्पांसिबल हो तो क्यों आपको हम CFLO दे भाई। और लास्ट, कोई भी ऐसा कारण जिसके वजह से आपका ऑफिस का टर्मिनेशन हुआ, लेकिन टर्मिनेशन के कारण सिर्फ आप ही थे, मतलब यू आर द वन हु ब्रॉट सच टर्मिनेशन ऑन योरसेल्फ, इन दैट केस वी विल नॉट पे CFLO। सर एक बार मेरे साथ याद कर लो ना, कौन से 6 पॉइंट है, मैंने बोला था RBGWI, आर के 2 पॉइंट्स है सर, रिजाइन, अगर आप एक ऑफिस से रिजाइन करके दूसरे रिकंस्ट्रक्टेड या अमेलगमेटेड कंपनी में अपॉइंट हो रहे हो। दूसरा आर क्या है, कोई भी कारण से रिजाइन कर रहे हो अदर देन रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन। बी, अगर आपकी ऑफिस वेकेट हो जा रही है अंडर सेक्शन 167। जी, अगर आप गिल्टी हो फ्रॉड, मिसफिएसेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नेग्लिजेंस की वजह से इन दी कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, ये हो गया RBG। उसके बाद W सर, अगर आप वाइंडिंग अप करवा रहे हो कंपनी का, इफ यू आर where the company is being wound up and provided that binding up was due to the negligence or default of the director। और W के बाद I है सर, I मतलब क्या, आपने कोई भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपने टर्मिनेशन इंस्टिगेट किया, where the director has instigated has taken part in bringing about the termination of his office। अब सर सुनो, रेम्यूनरेशन दे तो दोगे, लेकिन सेक्शन 191 में एक जगह लिखा था जो अपन ने कल रिवाइज किया था कि जो 3 महारथी को रेम्यूनरेशन दोगे ना, दैट शैल नॉट एक्सीड द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 202। कितना लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है सर, पहले तो कितना रेम्यूनरेशन होगा, दूसरा कितना पीरियड होगा, रेम्यूनरेशन इनटू पीरियड। पहले तो पीरियड क्या होगा सर, पीरियड होगा, पहले तो रेम्यूनरेशन, कितना रेम्यूनरेशन होगा सर, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का रेम्यूनरेशन, एवरेज रेम्यूनरेशन लिखा लो। अगर 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं था तो शॉर्टर पीरियड का रेम्यूनरेशन निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो फॉर द रिमेनिंग पीरियड, फॉर द बैलेंस पीरियड फॉर विच ही वुड हैव कंटिन्यूड, और 3 years whichever is lower, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको रेम्यूनरेशन आ जाएगा। पर सर अगर आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो गया है, या आपकी कंपनी का 12 महीने में, जिस दिन उसका लास्ट डेट था उसके 12 महीने में अगर उस कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो गया है ना, तो उसको रेम्यूनरेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है सर, सिंपल सा है, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। समझा सर, बुझी लो, समझा?
अर्धमेंदी, डिड यू अंडरस्टैंड? सर सुनो, सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है दोस्तों? की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है? होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन की यहां पे बात करेंगे सर। कुछ कंपनीज हैं जिनको होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन है वो कुछ कंपनीज सर? कौन है वो कुछ कंपनीज? लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। इन लोगों को 3 पोजीशन भरनी पड़ेगी सर। पहला मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर सीईओ या फिर होल टाइम डायरेक्टर। पहला पोजीशन में कौन होगा सर? या तो एमडी या तो मैनेजर या सीईओ। अगर ये तीनों ही नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर। दूसरे पोजीशन में सीएफओ सीएस होगा और तीसरे पोजीशन में सीएस होगा सीएफओ होगा। पहला सीईओ, दूसरा सीएस, तीसरा सीएफओ। पहला क्या हो गया सर? मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ। ये तीनों ही नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, दूसरा सीएस, तीसरा सीएफओ। ये आपको भरना पड़ेगा पोजीशन। अब सर सुनो, एक और कंडीशन है कि अगर एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है ना, इन दैट केस इट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट वन होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। सर ये जो ऊपर वाला है ना, ये रूल 8 है और ये जो नीचे है ना, ये रूल 8A है। अब मेरे को ये मत पूछना कौन सा एक्ट का रूल है भाई, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? हाँ, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन मैनेजरियल पर्सन, तो उसी का रूल होगा ना। तो सर ये रूल 8A में क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनीज को पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उनको एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। अब सर सुनो, इन्होंने बोला कि भैया एक कंपनी में ना चेयरपर्सन जो है, कंपनी का जो चेयरपर्सन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता या फिर कंपनी का चेयरपर्सन सीईओ नहीं हो सकता। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन एंड एज वेल एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इन द कंपनी अनलेस दोनों में से कोई एक, दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा है। या और जो कंपनी है सर वो स्मॉल कंपनी है, मतलब ज्यादा बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब सर स्मॉल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। अब सर ये जो ऊपर का प्रोविजन है ना, क्या कि एक कंपनी में जो चेयरपर्सन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता या जो चेयरपर्सन है वो सीईओ नहीं हो सकता, और अगर होना हो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए और तुम्हारा जो बिजनेस है वो मल्टीपल बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। 3 कंडीशन अगर क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होते हैं। पहला तो तुम मल्टीपल बिजनेस में एंगेज हो, तुम्हारे हर बिजनेस के लिए तुमने एक सीईओ असाइन कर रखा है और तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा और टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, मतलब तुम हद से पार ज्यादा बड़ी कंपनी हो सर, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज हो तुम, तो तुम लोगों को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर अब जो होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन है ना वो भी अपॉइंट होगा बोर्ड रेजोल्यूशन से। और सर सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, आपकी कंपनी का जो है ना वो किसी और का नहीं हो सकता। जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट इन सब्सिडरी कंपनी। सर ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, हमने कितने क्वेश्चंस देखे थे कि आप सब्सिडरी कंपनी में जाके ऑफिस होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन हो ना तो किसी और कंपनी में मत जाना। नथिंग इन दिस सेक्शन विल एंटाइटल अ पर्सन फ्रॉम बिकमिंग अ डायरेक्टर इन अ कंपनी विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। सर आप होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन नहीं बन सकते, लेकिन तुम डायरेक्टर बन सकते हो किसी कंपनी में विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया, कुछ और बन गया, बन सकते हो। अब सर एक सिंपल क्वेश्चन, क्या किसी और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर को मैं उठा के अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकता हूं? बी लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर था, क्या उसको उठा के ए लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते हो? हाँ सर, लेकिन 3 कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। सबसे पहला, वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है ना जिसको तुम उठा के लाने की बात कर रहे हो, वो आपके अलावा सिर्फ एक जन का और है, मतलब वो सिर्फ एक और कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर है। ऐसा नहीं कि तुम 3-4 कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर बन के बैठे हो। दूसरा, जब आप उसको हायर करोगे ना, ए लिमिटेड, माइंड माय वर्ड, ए लिमिटेड के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मीटिंग होगी उसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होगा। ऑल द डायरेक्टर्स इन द प्रेजेंट इन द मीटिंग विल पास अ रेजोल्यूशन कि बॉस हम लोगों को ना अपॉइंट करना है। और ये जो मीटिंग होगी ना इसके लिए स्पेसिफिक नोटिस जाएगा जिसमें तुम एजेंडा बताने वाले हो। अ स्पेसिफिक नोटिस फॉर सच मीटिंग विल बी सेंड टू ऑल द डायरेक्टर्स इन इंडिया। सर ये दूसरी बार आ रहा है स्पेसिफिक नोटिस, इसके पहले सेक्शन 188 में आया था एजेंडा भेजना पड़ेगा, यहां पे आ रहा है सर अब इसके बाद कि आपको स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ेगा। अब सर सुनो, अगर आपकी होल टाइम पर्सन की मैनेजरियल पर्सन के ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है तो सर कैजुअल वैकेंसी या इंटरमीडिएट वैकेंसी नहीं होगी, हम अलग से लिख रहे हैं आपको 6 महीने के अंदर भरना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसका आंसर उन्होंने गलत दिया था। सर आपको 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ वैकेंसी भरना पड़ेगा। 6 महीने एग्जैक्ट गिन लेना सर। तो अगर 1 सितंबर 2020 को अगर वैकेंसी हुई है तो आपको 28 फरवरी 2021 तक भरना पड़ेगा। और सर पेनल्टी क्या होगी अगर इसका ब्रीच होता है? तो कंपनी को 5 लाख रुपए लगेंगे और डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन इन डिफॉल्ट को 50,000 और पर डे का 10,000 रुपीज लगेगा, अप टू अ मैक्सिमम 5 लाख रुपीज।
और सर इन्होंने एक्सेप्शन दिया, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एमडी, मैनेजर, सीईओ और इन देयर एब्सेंस डब्ल्यूटीडी। मतलब सर ये जो सेक्शन है अभी तो फिलहाल 3 लोगों को लगता है ना, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सिर्फ सीएस और सीएफओ को लगेगा, उसके अलावा किसी को नहीं लगेगा। सर सेक्शन 204 एग्जाम में आ गया ना, लॉटरी है आपकी, अगर आपको लिमिट्स याद रह गए। सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा सर बड़े बड़े कंपनीज को। कौन होते हैं सर बड़ी बड़ी कंपनी? लिस्टेड कंपनी, company having a paid up share capital of 50 crores or more, company having a turnover of 250 crore or more, or company having outstanding loan or borrowings from bank or public financial institution of 100 crores or more। 50 250 100, 50 250 100। और सर यहाँ पे बोरिंग्स में ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन में आप फॉल करते हो तो आपकी कंपनी को सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। अब सर जो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाएगा? आपकी कंपनी का सीएस नहीं सर, एनी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वो रिपोर्ट बनाएगा इन फॉर्म MR3। और सर जब कंपनी की ड्यूटी होगी वो कंपनी सेक्रेटरी को सारा असिस्टेंस दे ये रिपोर्ट को बनाने में। और सर अगर उसने अपने रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन दिया है तो बोर्ड की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि बोर्ड अपने रिपोर्ट में उस क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन के लिए एक्सप्लेनेशन दे कि भाई वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, हम लोग तो कंप्लाई कर रहे हैं। और सर अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस तीनों को पेनल्टी लगेगी सर, फ्लैट 2 लाख रुपए, फ्लैट 2 लाख रुपए, फ्लैट 2 लाख रुपए। और सर सेक्शन 205 फंक्शंस ऑफ अ सीएस, फंक्शन ऑफ अ सीएस सर बहुत बेसिक प्रोविजन है। CAGM राव, सी क्या है सर? कंप्लाइंस। आपको सारे एक्ट रूल्स और अदर लॉ का कंप्लाइंस करना पड़ेगा और आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। एजीएम राव क्या है सर? ए, आपको जो भी अप्रूवल लेने हैं बोर्ड से, शेयर होल्डर से, गवर्नमेंट के, वो सारा रिस्पांसिबिलिटी आपका है। और उसके बाद सर जी, आपको गाइड करना पड़ेगा आपकी कंपनी को, डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर ड्यूटीज एंड पावर्स। एम, सर आपको मीटिंग कन्वीन करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कमेटी का, जनरल मीटिंग, सारा मीटिंग कन्वीन करना पड़ेगा। आर, आप कंपनी को जहां भी किसी अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट करना है वहां रिप्रेजेंट करोगे। ए, आप कंपनी के सारे अफेयर का ध्यान रखोगे। द कंपनी का नहीं, असिस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू देयर अफेयर्स एंड कंडक्ट ऑफ देयर अफेयर्स एंड अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइंड टाइम टू टाइम। सर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 204 एंड 205 डज नॉट अफेक्ट ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीपी, एमडी और डब्ल्यूटीडी। मतलब सर ये जो सीएस और सीएस का काम है ना, इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिस्पांसिबिलिटी से नहीं बचता है। चेयरपर्सन, एमडी, डब्ल्यूटीडी, तुम लोग तो फिर भी रिस्पांसिबल होगे। कंपनी सेक्रेटरी तो बोनस में इनकी लग जाएगी, तुम तो फिर भी रिस्पांसिबल होगे। ठीक है सर, खत्म। छोटा सा सेक्शन था, मतलब ये अपना कितने मिनट में हो गया? ये 40 मिनट में हो गया और 10 मिनट में आपका शेड्यूल 5 हो गया, खत्म। और क्या चाहिए? ठीक है सर, चलो गाइस, प्लीज यार, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक करके जाना, क्योंकि तुम इसको प्रमोट करोगे, फैलाओगे, तब ना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि तुमको आलतू फालतू सारे सेक्शन का सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर्स का रिवीजन दे करके तुम लोगों के लिए लास्ट डे रिवीजन कर दूं आसान। ठीक है गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड आई जस्ट, हाँ शशि वुड गया नलायक। शशि फेमस हो जाएगा, सारे क्लास में शशि का नाम आ रहा है, सारे रिकॉर्डिंग्स में शशि का नाम है, सारे क्लास में शशि का नाम है। ठीक है, चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग शार्प एट 7 AM। बाय बाय। अच्छा सॉरी, यूट्यूब वाले तुम लोग को कुछ नहीं, मैं अपने लाइव बैच के स्टूडेंट्स को बोल रहा था, नहीं तो यूट्यूब वाले बोलेंगे सुबह 7 बजे